Definitely, you needn't come to me because this is the age of technology. केंद्र की पद्धत आला ही ऊर्जा ही लेवल बहुत लो रही है ऐसा ना कि मजा मलग होगा। तो गाइस, तो आज हम बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। बहुत पहले ही बात हुआ था लेकिन मैं आ नहीं पाया था और आज हमारे सर मिले और साथ में हम लोग आए हैं। तो हमारे सर को हेलो सर। हेलो, कहाँ जा रहे हो थोड़ा सा बता दो। अभी हम लोग उज्जैन से का जो बाबा बन गए हैं, जो कि सरप कुंभो और जामपानी के बीच में जो जंगल है उस पहाड़ में रहते हैं, तो उनसे मिलने जा रहे हैं। अच्छा, तो चलिए। जामपानी का रास्ता है, बस ये खंबा है देख सकते हैं, बस यहीं पे जो क्रूस लगा हुआ है देख सकते हैं। इस रोड के पास देख सकते हैं खंबा है, यहीं से देख सकते हैं इधर जो ये रास्ता है यहीं पे आगे हमको अभी जंगल की ओर जा रहे हैं और हम लोग गाड़ी यहाँ पे छोड़ रहे हैं देख सकते हैं। बाइक यहाँ पे छोड़ देते हैं क्योंकि इधर पूरी तरफ से जंगल में लेकिन पूरा खतरनाक रास्ता है, तो हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। तो आइए सर, चलते हैं। देख सकते हैं जो भी उज्जैन का जो बाबा है उनसे मिलना चाहेंगे तो इसी में जाना होगा, जो कि देख सकते हैं पूरा खतरनाक रास्ता है। जैसे कसरा दे कहाँ बस फर्स्ट क्लास इनका नहीं में कसरा ये हूँ बढ़िया बताऊँ। अच्छा निघातीन भेटर आगे ढेर उलते साल भरती तरसरा लिखन बा ठीक है बहुत अध्ययन बढ़िया। इना वर्षकन फोनंतकन तले और संगे संगे नाम है मिंज गुरुजी वर्ष का 10। अच्छा और मिंज गुरुजी का 10। हाँ, गुरुजी का 10। अच्छा पूरा नाम इंदिरा है कि नहीं? सुंदर मिंज। अच्छा सुंदर मिंज सुंदर ठीक मिंज। है ओके। यूट्यूब ग्रुप रिम है जसपुर ता पूरा होले अच्छा आईएम नंबर रहचा होले मिंजकान बा ई सर आदेवर की होले भेटर कांति बर्षकन ये निकला पर पहले बढ़िया वाला वो अच्छा होले तिंगा निघा ई जिंदगी सन एका से शुरू मंज करी थे ईशान इंघा जिंदगी इन्ने मंजा ये ने लगभग 38 साल ही बाद में बरसकान, हालांकि लगभग 22 साल गुजरात में रसकान। ते आसान पहले गए इंग्लिश पढ़ावे लेकिन अच्छा फिर धीरे धीरे साधु मनस्कन के समझा रहा केला। तो बाद में इंघा गुरुस गन इंघा प्लान रचा हानि लद्दाख कालार की आसान साधना नहीं। तो ये नेड़पाता आलारिन बा चाहे तो पद्दाता चाहे तो भाई बहनारिन ना भेटा रहा की विदाई हो आवर्स कसकान। अच्छा केंद्र की हिमालय तरफ की रिम्बोन तो शायद यात्रा की बराउंगन का मान बराउंगन सोचा आर किन्ने वर्ष कसकान। अच्छा और 1 महीना की वर्ष कसकान लगभग 20 दिन मंज की चाहे 20 दिन हमला लगभग 15-17 दिन मंज की चंद्र की 10 अप्रैल में वर्ष का और 28 अप्रैल में ईशानी गुटंगानु पथलगढ़ी में ही कुछ घटना का बन जाके अच्छा सद्भावना रैली गुठी तो ये मेरा केर काम आसान। तो आसान ने लगभग यहाँ ख्याल थी 10 मिनट जो है ना एडिशनल स्पीच जुने जा की उने जा खातून गने कथा कचना कर कान तो आगे लग गया कि जो है ना कुछ लाइन नु कथा कचना कर आदास आगे आवड़ा रिंगन फसावा चाहते सीधा जसपुर जेल नु किडनैप नन जाते अंदर सजा सी चल। तो जसपुर जेल थी ने हाईकोर्ट थी बेल थी वापस वर्ष कान तो वापस कारा पुरकाने इंदर किंगन हर 15 दिन नो पैसी काना पड़ा रहा और इनाउटी कादन बात 7 साल मना काली 6.5-7 साल मना काली तो लगभग 5 दिन एड़पानो रसकान एक ददा से एड़पानो और इंद्रा है कि किनी मानसिक विचारों ने कहा साधु संतार एड़पानु मारना आगे ठीक लगा मल्ला गोबा केंद्र की पद्धत आलर ही ऊर्जा ही लेवल बहुत लो रही है असन आगे मजा मल्ला गोबा। तो 5 दिन के राज का काम वैसे लेकिन अधि बाद नो इंगागे वापस काला पोल कान खने इन इतरा इंगागे राना पड़ा रहा ईसान। तो ईसान इदिन का बल्ला लिखा ने गुफा गुठी फिर आद अत्रम बेदा लिखान खने बाचा नहीं इंद्रा पैरी पैरी बेदा की इतरा खने ने बाचकन केंगा गुफा बेदनारी और ईसान रानारी जब तक इंगा एक पेशी गुठी चल रहा हो तब तक रानारी तो आध असन उनटी बढ़िया गुफा रही आदि नीरा बाजार तो इन बरचकान आदि बाद में महीना भर में दिन कम से कम उनटे लोहरासी यानी संगे तो आदि बाद में ईशान की रह के कान बा। तो बाकी अतो ईशान लगभग 6.5 साल का मंजा करा अब 7वां साल चल रहा बा। अब ये देखो तेंगा केस अकुन उठे यार की मुजरा ई महीना का 4 हिल केस गया नि पेशी के काज और 28 तारीख नो कादन तो अब आदि मुजर का हो देखा जाएगा जो भी मनो अन्य। तो बाबा जी बताइए थोड़ा सा अपने मतलब जो माता पिता कहाँ रहते हैं और तो माता पिता तो अभी नहीं है क्योंकि मैं खुद ही 63 साल का हो गया तो मेरे माता पिता कहाँ तक रहेंगे और मैं क्या है मेरे माता पिता की 7वीं संतान हूँ। हम लोग 4 भाई 4 बहन थे लेकिन मेरी छोटी बहन सिस्टर थी सिस्टर फुलकुमारी जो दिल्ली में रहती थी वो कोरोना के समय वो वहाँ खत्म हो गई तो 8वीं संतान थी मैं 7वीं संतान हूँ। तो मैं खुद 63 साल का हूँ तो मेरे बड़े भाई सब तो अभी 82-83 साल के हैं। तो मेरा बड़ा भाई जो है ना ये बतान टोली मेरा नेटिव प्लेस है तो वहाँ मैं माने कि क्या बोलना चाहिए
जन्मा और प्राइमरी स्कूल में पंडरी पानी में पढ़ा 5वीं तक, और उसके बाद जोगवाला में जो है 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ा। उसके बाद में सीधा मैं जो है ना सेंट जेवियर्स अंबिकापुर में अपोस्तलिक स्कूल में था। फिर वहाँ से मैं भोपाल में भी जो था माइनर सेमिनरी वगैरह में था। फिर वहाँ से थोड़ा आगे की कहानी थोड़ा अलग है, तो इसलिए मेरा जो गांव तो यही है, तो इसीलिए यहाँ से विदाई लेने आया था ना बथान टोली। फिर यही पत्थलगढ़ी के मेरे यहाँ रह गया, तो आप आगे देखते हैं। उन्हीं कटी बड़ा इंग्लिश में ता तो नहीं अमेरिकन इंग्लिश जो नहीं सीख रखा दे। हाँ कब से अंग्रेजी में सिखा बेदा अमेरिकन इंग्लिश। तो देखो अब इन्हें है क्या इना लगा बहुत उल्लाती मैं अंग्रेजी की कथा मन कसना करता, लेकिन I keep listening American English. I love talking American English also and British English also. So I can talk all kind of Englishes also, because English was my favorite subject, and still now I love teaching English. And without English, really, we can't fight for our rights in our in this life. And that's the reason we must learn English, whether it is Indian English or British English or whatever kind of English. That's why I inspire people to learn English, and that's the reason from 2025 I'm planning to teach American English along with this Indian English also. Okay. So I want to come with you. I want to learn English. Definitely you needn't come to me, because this is the age of technology. Whether it is mobile phone technology, internet technology, or information technology. In this age of technology, we can learn any language from our own home only. So that is the reason I am learning so many things regarding technology. Why? Because this is the age of technology, and the whole world is ours if you have the knowledge of technology and if you have the knowledge of English. And that's the reason we must learn, especially American English. Why? Because politically, economically, and militarily, America is the superpower, and that's the reason we must learn American English along with this Indian English and British English also. And there is no much difference in British English and Indian English and Australian English. Okay. And if you understand Indian English, you can understand that English, American English. Australian English. American English is tough, because especially native English. What the educated people speak, that is different. You can understand that English, but what the native American or Britishers speak, that's very tough. It's very difficult to understand that. And that's the reason you must keep listening, especially American English, so that you can understand and you can make money. And that's it. And I want to ask you, my English is just Indian English, so don't worry about that, because see, if you are in India, that's enough. But you must learn how to speak and English, understand, especially. Okay. Getting my point? Speak also and understand. Understand. American English. Because if you don't understand Native Americans, it'll be tough for you. very tough. And that's the reason keep listening Native Britishers and Americans. Because formal English is easy to write also and to speak also. So especially our Indian English are Indian English is formal English. So you can speak that way and you can understand also. But when Britishers, Native Britishers and Native Americans speak, that's very tough. For us also it's very tough. And if you keep listening, someday or the other, you can understand that. And not only that, when you understand, naturally your neurons or nervous systems of your tongue automatically will speak that. So keep listening. That is the secrets of understanding and speaking, especially American Native English. Yes, your English is very good, and I want to learn this English. It's just the beginning. See, for the last 7 years I've been here, I don't get the chances to talk to anybody. I keep in silence here. I maintain silence here. I don't talk with people, but I keep listening something or the other. So when I start speaking, again it'll be polished. It'll take I think 1 week or 1 month. After that, my way of talking will be changed. Getting my point? Yes. Because for the last 7 years, around 7 years, I don't speak in English with anybody, because people who know English or understand don't come here. You know that I speak here in Sadri, because the people who Chhattisgarhis or our Jaspurias, they speak Sadri around and some Hindi.
but I taught around 25 years. In Raipur also around 7, 8, 9 years. I was in Raipur 9 years. So I was running spoken English class in Raipur also in the name of Ekka English Coaching for general spoken and competitive exams. And in Ahmedabad also, Ekka Fulgence Schools of English and Self-Development. So I taught there IELTS means International English Language Testing System, and TOEFL, test of English as a foreign language. And after that, I was training that executives also, senior executives, sales executives, etc. I taught their judges also, even High Court session judges, Supreme Court lawyers, doctors, engineers, and PhDs, who are the, what is that called, chief executive officers of some companies, etc. So that way, after that I became a sadhu, because I saw all these things. I made money also. I bought a small car also. I enjoyed that also. Okay. And I got the chances to go to US also. US, London. Very good. But I didn't go. I'm not going to tell all these things. Yes. Some people came to take me to London also, but I didn't go there. But and after that I became a sadhu. So around 9 years I practiced sadhana with my guru. And after that, with my guru, we planned to go to Ladakh, Lake Ladakh. Okay, yes. Himalaya, like that. So we planned to go to Leh Ladakh and to make an ashram there. And we wanted to teach meditations and these and those things. So I came here to see what is that called. Oh, vida lene ke liye I came there. Getting my point? Yes, because I thought if I go to Leh Ladakh, it may be that I won't be able to come back from there. So that's why I came, but I got entrapped here. तो इस प्रकार से यहाँ फंस गया और रह गया. अब देखते हैं आगे क्या होगा. तो आपका गुरु कहाँ है? अभी हमारा गुरु फिर थाईलैंड चला गया. 6 महीना थाईलैंड में रहता है और 6 महीना इधर गुजरात में रहता है. और बात होता है उनसे? हाँ, 15 दिन महीना में बात होती रहती है. भाई गुरु चेला का रिश्ता तो है ना. गुरु को यहाँ बुला नहीं सकते? वो यहाँ आएंगे गुरु, लेकिन यहाँ रुकने की व्यवस्था तो होगी. 1 साल के अंतर्गत मेरे गुरु जरूर आएंगे. यहाँ कुछ रहने की व्यवस्था हो जाएगी तो आएंगे, क्योंकि तो वैसे तो मेरे गुरु मुझे बुला रहे हैं वहाँ पर. थाईलैंड में रहना है तो थाईलैंड में, चाहे तो सेंट फ्रांसिस्को में भी उनका आश्रम अभी बन रहा है, तो उधर भी मुझे बोल रहे हैं. लेकिन आगे की बात बताएंगे. तो फिलहाल तो इधर हूँ ना, अभी तो कम से कम यहाँ हूँ, तो ऐसा है. अच्छा, तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि हमारे अराउंड, हमारे आसपास में जो भी उरांव लोग रहते हैं, उनका जिंदगी आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता? थोड़ा बता दीजिए. देखो, अच्छा लगना और बुरा लगना ये बहुत ही अलग बात है. और जो क्या है, आध्यात्मिक आदमी के लिए कोई अच्छा भी और बुरा लगने का सवाल ही नहीं लगता है. वो हर चीज को एक्सेप्ट करता है. सुन रहे हो मेरी बात? लेकिन जो चीज क्या है, रिग्रेसिव है. रिग्रेसिव मतलब नीचे जा रहा है, और प्रोग्रेसिव है मतलब ऊपर जा रहा है. मेरी बात समझ रहे हो ना? थोड़ा कठिन भाषा है. इसको हम हिंदी में भी क्या कहते हैं मुझे नहीं पता. तो हमारे लोगों का जो जीवन है ना, वो रिग्रेसिव है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है. माने आगे नहीं जा रहे हैं, या तो वहीं है या तो वहां से नीचे जा रहे हैं. उसमें हम 4-5 बात को देखेंगे. एक तो क्या है, शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक संगठन की दृष्टि से, आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से, राजनीतिक विकास की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से. और जो है ना, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ना अगर आपके पास पैसा होगा तभी केवल आपके पास अच्छी शिक्षा मिलेगी, और तो अच्छा घर बनाओगे और आपको इज्जत भी मिलेगा. लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ऊंची जाति के रहने के बावजूद भी आपको अच्छी शिक्षा और वो कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा. क्योंकि जीवन में 4 चीज बहुत जरूरी है. सबसे पहले तो स्वास्थ्य. समझ में आ रहे? हमारे लोगों का स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा तो नहीं है, आप देख रहे हो. दूसरा क्या है, शांति. शांति नहीं है, इसीलिए तो क्या है, नशा पीते हैं, तंबाकू, चूना, जरार की सब बोलते हो ना. उसके बाद में क्या है ना, सम्मान. हमारे लोगों को कौन सम्मानित करता है? बोलो ना. क्यों सम्मान नहीं करते हैं बताओ? क्योंकि उनके पास शिक्षा नहीं है, है ना. उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, जिनके पास उनका जो है क्या है, तर्क शक्ति नहीं है, उनके पास लीडरशिप नहीं है. समझ में आ रहे हैं ना मेरी बात को? जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं बना सकते हैं. आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत आध्यात्मिक भी, इतना आध्यात्मिक नहीं है कि दुनिया के लोगों के आध्यात्मिक सिखा सकें, है ना. ठीक है ना बात? तो इसलिए ऐसा है. उसके बाद जो क्या है ना, लास्ट में जो है ना, आपके पास संपन्नता होना बहुत जरूरी है. तो हमारे लोग कहाँ संपन्न है? 2 टाइम जैसा तैसा खाना खाते हैं और जी रहे हैं. वो तो ऐसा है कि प्रकृति की कृपा से क्या है, हमारे पास शुद्ध खाना मिलता है. चाहे जंगल का खाना बोलो, चाहे तो खेती बाड़ी से. दूसरा शुद्ध पानी है, विशेषकर जसपुर की बात कर रहा हूँ. तीसरा क्या है, शुद्ध हवा है.
और चौथा जो है सूरज की रोशनी है, और पांचवा जो है ना खुला आसमान है। खुला आसमान। ये जो है ना, ये 5 चीज हमारे जीवन के जो है ना मूल स्रोत हैं। आप चाहे धर्म मानो चाहे नहीं मानो, ये चीज अगर आप जो है ना सही अनुपात में ग्रहण कर रहे हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो आत्मा परमात्मा इसके पीछे है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भगवान नहीं, वो अलग भेद है। लेकिन आप भगवान को नहीं भी मानते हो, पूजा पाठ नहीं भी करते हो, गिरजा नहीं भी जाते हो, मंदिर मस्जिद नहीं भी जाते हो, लेकिन सही तरीके से भोजन करते हो, सही तरीके से पानी पीते हो, अच्छी तरह से काम करते हो या तो कसरत करते हो, जिससे डीप ब्रीदिंग होना चाहिए, है ना। चौथा जो है ना, अपने बदन को खुला रखते हो, तो जो हमारी जो स्किन है ना, इस स्किन में एक एक भाग को सूरज की रोशनी मिलना चाहिए, एक एक सेल को। और पांचवी जो है ना खुला आसमान, तो जाने अनजाने में देखते ही हैं, लेकिन आप माने कि जानबूझ के ऐसे भी आसमान को देखते हैं ना, तो ये धरती और आसमान के बीच में जो है ना एक प्रकार की शक्ति है। उस शक्ति को माने कि अगर फिजिक्स की भाषा में बोलेंगे तो क्वांटम बोलते हैं, क्वांटम एनर्जी कहते हैं। तो उस क्वांटम एनर्जी में जो इसको आपको समझना है, इस क्वांटम एनर्जी में क्या है, इंटेलिजेंस है। क्या है? इंटेलिजेंस है। और दूसरा क्या है? कॉन्शियसनेस है। समझ में आ रहा है? तो वैसे भी पत्थर में भी इंटेलिजेंस तो है, लेकिन पत्थर में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए पत्थर क्या है, एनालाइज नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ कुछ होता रहता है। पेड़ देखो ना, अपने से पानी को ढूंढ लेता है, खाद को ढूंढ लेता है, अपने से बढ़ लेता है, तो उसके पास क्या इंटेलिजेंस तो है, लेकिन उसके पास जो है ना हाई लेवल का कॉन्शियसनेस, चेतना नहीं होने की वजह से वो क्या है, क्या बोलना चाहिए, फ्री नहीं है, है? लेकिन मनुष्य के पास क्या है, इंटेलिजेंस भी है और कॉन्शियसनेस भी है। तो इस कॉन्शियसनेस से हम क्या करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसका हम विश्लेषण कर सकते हैं। तो विश्लेषण करके हम उसका निर्णय लेकर के एक्शन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आप जो हमारे उरांव लोगों के बारे बात कर रहे थे, तो जो है ना, इनका जो कॉन्शियसनेस का लेवल नीचे है, और कॉन्शियसनेस का लेवल को ऊपर उठाने के लिए जो है ना, हमको नशा और वासना से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि नशा और वासना हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को नीचे कर देता है, जिसकी वजह से हमारा विश्लेषण शक्ति कम हो जाता है, ऑरेटरी कम हो जाता है, आर्ग्यूमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से दुनिया में जो है ना हम लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। वो जमाना था जब क्या तीर धनुष से लड़ते थे, तलवार से लड़ते थे, डंडा से लड़ते थे, पत्थर से लड़ते थे। ये जमाना उससे लड़ने का नहीं है, ये तो एटम बम से लड़ने का है। एटम बम भी अब कुछ काम का नहीं है। सुनो, एटम बम भी कुछ काम का नहीं है। अभी क्या दिमाग से लड़ने का है ना। आप अकेले भी क्या है ना, लाखों करोड़ों लोगों को क्या कर सकते हो, समझा सकते हो, हैंडल कर सकते हो, तो जो है ना, और उसके बाद लड़ाई जीत सकते हो। इसलिए जो है ना, आज अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो आपको तीर धनुष तो छोड़ो, एटम बम भी छोड़ो, अभी आपको है ना दिमाग जो है इतना तेज तर्रार करना चाहिए कि किसी भी प्रकार के लोगों को अपने लॉजिक से और अपने आर्ग्यूमेंट से, अपने डिबेट से उनको क्या कर सकना चाहिए, कन्विंस करने की क्षमता होना चाहिए। तो उसके लिए आपका दिमाग बहुत तेज तर्रार होना चाहिए। तो फिर उसको रिपीट कर रहा हूँ, उस दिमाग को तेज करने के लिए हमारे पास एक ही ऊर्जा है, उसको कहते हैं सेक्स एनर्जी, है ना। तो सेक्स एनर्जी का जब तक आप संरक्षण नहीं करते हो और उसके बाद उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हो, तब तक जो है ना बुद्धि का आपका विकास नहीं होगा। तो जो लोग हमारे लोग हैं, विशेषकर मूल निवासियों की बात कर रहा हूँ, आदिवासी यानी कि SC ST OBC की बात कर रहा हूँ, वो लोगों का दो ही चीज है, एक है भोजन और दूसरा है सेक्स, जिसकी वजह से उनका बुद्धि का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उन लोग बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उन लोग बहुमत में है। संख्या में तो 85% की बात करते हैं, 90% की बात करते हैं, लेकिन उनको क्या है ना 1% लोग कंट्रोल कर सकते हैं। 1% भी नहीं, 0.1% लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कहूं मैं, कंट्रोल करने का सबसे बड़ा षड्यंत्र क्या है जानते हो, समाज, और दूसरा क्या है, धर्म। धर्म एक ऐसा बंधन है जो कि है, धर्म कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन फिर भी ले दे करके इन द लॉन्ग रन धर्म जो है ना लोगों को गुलाम बना करके, उनको माने नियंत्रण में रख करके उनको शोषण करने का एक जरिया है, तो उसको लोग समझ नहीं रहे। जो हमारे धर्म के अगुए लोग, उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है वो सब चीजें, और जिसकी वजह से क्या है, उन लोग अपना क्या समझ रहे, कि उन लोग मैंने भाव में मैंने क्या बोलना चाहिए उसको, उसके चपेट में आकर के वो गलत चीज को सिखा रहे हैं, और उन लोग डुप्लीकेट कर रहे हैं, गुलाम बनाने का, गुलाम बनाने। मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी धर्म ऐसे ही हैं, ऐसा है। तो इसलिए जो है ना, अगर आपको गुलामी से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो लाखों करोड़ों में से एक होंगे, वो 2-4 लगे होंगे। जब तक आप अलोननेस में अकेले नहीं रहेंगे, तब तक आप स्वयं की आत्मा की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भीड़ में क्या है ना, भीड़ में जितने भी प्रकार के लोग जो सोच रहे हैं, उसको आपका क्या करता है, दिमाग भी क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है और उसी को गोल गोल घुमाता है। इसलिए वहां आप अपनी आत्मा की आवाज तो सुन ही नहीं सकते हैं। समाज में रह करके, भीड़ में रह करके आप अपनी आत्मा की आवाज सुन ही नहीं सकते हैं।
इसलिए अगर आपको अपनी आत्मा की, चाहे तो परमात्मा की आवाज़ को सुनना है, तो आपको दूर ऐसी जगह चला जाना है, जंगल में चाहिए कहीं पर, और जो है ना आपको अलोननेस में रहना है। और अलोननेस में जो है ना आप अकेले रहेंगे तो धीरे 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 सब विचार क्या हो जाता है, तिरोहित हो जाता है, यानी कि बंद हो जाता है। तो जो है ना आत्मा की आवाज़ आपको सुनाई देगी, और आत्मा की आवाज़ जो है अटल होती है। और एक बार जो आप आत्मा की आवाज़ को सुनना चालू कर दीजिए ना, तो ये जो विचार की दुनिया है, ये विचार की दुनिया से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा है। तो मैं आपके ज़िंदगी के बारे में थोड़ा-सा पीछे जा रहा हूँ ठीक कि है। आपका जब छोटा मतलब बचपना गाँव में था होगा, उसके बाद बड़े हुए, उसके बाद में आपका शादी-वादी हुआ था कि नहीं? ऐसा था कि मैं छोटा था, तो सबसे पहले आप अगर बहुत शुरुआत से मेरी ज़िंदगी के बारे में पूछोगे तो छोटा तो था, पैदा हुआ तो 4 साल का था तो मेरी माँ मर गई, माने ख़त्म हो गई, है ना। मेरी बहन मेरे ख्याल से 6 महीना की रही होगी, मेरे से जो छोटी थी, वो भी अब तो ख़त्म हो गई, सिस्टर कुमारी। तो उसके बाद ठीक है, कोई अच्छे घर के नहीं थे। मेरे पिताजी 6वीं क्लास तक पढ़े थे पहले ज़माने के, और मेरी माँ तो क्या है, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, ऐसा। तो वहीं से हमारी शिक्षा दीक्षा हुआ। लेकिन हमारे समय में क्या था कि उस समय चर्च में विशेषकर पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत जोर दे रहे थे। माने कि हम लोग जब 75 आसपास में प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे, 75-76 में हम लोग 5वीं क्लास पास, ये समझो। तो उस समय एक दूसरा ये भी था, ये फादर सिस्टर लोगों का भी बहुत इज्जत था, ऐसा था, है ना। तो भाई हमारे में भी ऐसा कुछ नशा चढ़ गया अपने को, तो खांटी फादर बनने का। और मैं क्या है ना, थोड़ा बहुत ही हार्ड एंड फास्ट टाइप का आदमी था, स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं ना, बहुत डिसिप्लिनरी टाइप का आदमी था, ऐसा आदमी था, बहुत कड़क आदमी था। तो जो है पीठ के पीछे से तो मेरे को क्या लोग बोलते थे ना, ये बहुत खड़ूस है बोलते थे। हाँ, जानते हैं ना खड़ूस, खड़ूस समझ रहे हो ना, कि मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी था और डिसिप्लिन वाला था। तो माँ तो खत्म हो गई, फिर ऐसा था कि मेरी माँ खत्म हो गई तो मेरे पिताजी भी टेंशन से उनको लकवा हो गया, और लगभग मैं 13-14 साल का था तो मेरा पिताजी भी खत्म हो गए। उस समय मैं 7वीं क्लास में था। तो उसके बाद तो हम अनाथ हो गए, लेकिन मेरे बड़े भैया की शादी हो गई थी, तो उन्होंने ही हम लोगों को पाला पोसा और शिक्षा दीक्षा किया और किसी प्रकार पढ़ाया। तो हम लोग के दिमाग में बचपन में ही एक सयानापन आ गया कि एक तो हमारे पास बहुत पैसा तो थे ही नहीं, और खाने को भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बड़ी मुश्किल से 2 टाइम खाना मिलता था, और कपड़े तो साल में एक आध बार ही मिलता था, जलसा के समय मिलता था, है ना। लेकिन क्या है, मैं 4वीं क्लास में था तो मेरा एक भाई, वो उसका फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी मिल गई। तो उसके बाद जो है ना थोड़ा कपड़े उपड़े मिलने लगे। तो मिडिल स्कूल के बाद तो हम लोग को कपड़े लाते की कोई कमी नहीं हुई, ठीक ठाक मिली। तो एक तो 100 रुपया मिलता था हमारी स्कॉलरशिप साल भर का, फिर दूसरा थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरे भाई भी संभाल लेते थे। तो इस प्रकार से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन आप जो पूछ रहे हो, तो उस समय क्या है, बहुत अच्छा क्रेडिट था हमारे फादर सिस्टर लोगों का। हाँ, बहुत अच्छा क्रेडिट था हम लोगों के समय में। तो हमारे बैच में, हमारे बैच के बहुत से लोग फादर भी बने, सिस्टर भी बने, ऐसा था। तो मैं प्रीस्ट बनने का मेरा नशा था, है? तो समझ लो कि मैं तो 5वीं क्लास से ही फादर बन गया था, है? और 6वीं 7वीं 8वीं तो जानते हो ना, जोकबाला में, हाँ, वहाँ क्रूसबीर, हाँ, उसमें क्रूसबीर में हम तो बहुत, क्या बोलना चाहिए, मेरा तो बहुत नाटक वाटक चलता था, बहुत नाटक दिखाता था। और फिर डॉन बॉस्को समाज आया वहाँ पर, डॉन बॉस्को समाज। फिर हर महीना हम लोगों का क्या चलता था, नाटक भी चलता था, स्कूल में भी नाटक चलता था और क्रूसबीर भी नाटक चलता था। तो मैं वो नाटक करते करते स्टेज शो करने लग गया। पढ़ने लिखने में ठीक था मैं, वैसे प्राइमरी में 1ली क्लास से 5वीं क्लास तक मैं फर्स्ट आया था। उसके बाद जोकबाला में भी 6वीं 7वीं 8वीं में मेरे क्लास में तो मैं हमेशा फर्स्ट आया था। लेकिन स्कूल में भी मेरा तीसरा नंबर सब आ जाता था किसी किसी में। और 8वीं में भी हम लोग अच्छा से पास हुए थे, डिस्टिंक्शन में हम लोग पास हुए। फिर अपुस्तलिक स्कूल यहाँ मेरा नहीं हुआ, क्योंकि जोकबाला से बहुत ज़्यादा लोग थे। तो मैंने अपुस्तलिक डायरेक्टर से बात किया कि मुझे प्रीस्ट बनना है, लेकिन मेरा तो सिलेक्शन यहाँ नहीं हुआ। तो वहाँ से एक चिट्ठी लेके मैं सेंट जेवियर्स के लिए अंबिकापुर चला गया। फिर वहाँ से मैं पढ़ा, यानी 80 से 83 तक मैं सेंट जेवियर्स में पढ़ा। फिर भोपाल में 1 साल पढ़ा, फिर वहीं से थोड़ा मेरा डिसकंटिन्यू हो गया। फिर उसके बाद 1 साल में डिसकंटिन्यू किया कॉलेज की पढ़ाई, पूरा जो है मेरी ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सोच विचार करने के लिए। तो मैं जो ना 84-85 में कजरा में टीचर था। खाली मैं टाइम पास कर रहा था कि मैं ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहता था। फिर वहीं से फादर डिसूजा ने मेरे को बोला था, अभी भी फादर डिसूजा जिंदा है कुनकुरी में, कि फुलजेंस अगर आप प्रीस्ट बनना ही चलते हो तो चलो मैं आपको कलकत्ता ले जाता हूँ। बोला तो मैं गए, बोला फादर को, फादर मेरे थोड़ा भी पढ़ लेता हूँ। फिर वहाँ से इंदौर चला गया, इंदौर में हॉस्टल नहीं मिला तो फिर अंबिकापुर आ गया। अंबिकापुर में फिर टाइम पास किया 1 साल। फिर वहाँ से मैं जो है ना क्या बोलते हैं उसको,
पीईटी का परीक्षा दिया, PET प्री इंजीनियरिंग टेस्ट। फिर रायपुर पढ़ने गया और वहाँ पढ़ा तो 1-2 साल अच्छा ही पढ़ा। फिर मेरा दिमाग घूम गया वहाँ, क्योंकि मैं क्या है बचपन से मेरा दिमाग जो है ना ये पृष्ठ में। आध्यात्मिक खोज में था। वो पृष्ठ तो निकल गया, अच्छा वो एक बार निकल गया, अब तो नशा भी उसका उतर गया, लेकिन जो अंदर मेरे अंदर जो है ना ये थोड़ा एक संतोष नहीं था, कहना चाहिए। ठीक था, सब कुछ ठीक था, फिर भी ना मैं पढ़ाई लिखाई ठीक है, लेकिन मैं जो है ना आत्मा परमात्मा इसके बारे सोचता रहता था। पूरी ताकत से चर्च जाते थे, रायपुर में भी 5 साल तक तो पूरा चर्च गया, कैथलिक सभा का मेंबर बना, 5 साल आईकप का प्रेसिडेंट भी था, है? ये सब किया। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया इससे कुछ और ज़्यादा होने वाला नहीं है। फिर जो है ना वहाँ से मैं अहमदाबाद चला गया। अहमदाबाद में मैं बहुत सारी किताबें पढ़ा, मैं बहुत सारी किताब पढ़ा। तो किताब पढ़ते पढ़ते मुझे समझ में आने लगा जीवन क्या है, कि किताब पढ़ करके बकबक तो आप कर सकते हो, बात तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में क्या है आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं जो है ना गुरु ढूंढ रहा था। गुरु यानी कि लिविंग एनलाइटन मास्टर, यानी कि क्राइस्ट जैसा, कृष्णा जैसा, है ना, बुद्धा जैसा, कबीर जैसा, ऐसा एनलाइटन मास्टर ढूंढ रहा था। तो उसी समय एक गुरु मेरे पास जो है ना मेरे एक स्टूडेंट के माध्यम से आया अंग्रेजी सीखने के लिए। तो मैं बोला कैसा गुरुजी, ये तो लंबी चौड़ी कहानी। फिर उसके साथ मैंने 9 साल साधना किया, थोड़ा शॉर्ट करता हूँ उसके बाद। फिर उनके साथ 9 साल जो है ना इंडिया में बहुत घूमा मैं, यहाँ वहाँ आपने क्या बोलना चाहिए, कार से घूमा, ट्रेन से घूमा, फ्लाइट से घूमा। फिर उसके बाद वही मैं बोल रहा हूँ कि गुरु के साथ लद्दाख जाने वाली बात। फिर जो है ऐसा मेरा जिंदगी रहा। तो बाकी तो बीच बीच में मेरी बहुत कथा कहानी है, ऐसा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिससे कि अब यहाँ पे तो आए, अब यहाँ पे मतलब अब किस किस भाषा में बात कर सकते हैं? अभी तो मैं 4-5 भाषा तो जानता हूँ। एक तो उराव भाषा जानता हूँ, कुणो कथा चित्रा चखदाने, है ना, इंद्र की यात्रा बहुत उल्ला रचकान खनातिक बढ़िया बल्ला लिखन, लेकिन ईसन बरचकांति का अभ्यास मंजा करा। आदि बाद में सादरी कथाओं का टिकट है लिखन, लेकिन आपको निखा उसे अंदर है कि बग्गे जो है सादरी भाषा बरनर बा, यानी कि नाम ईसन देशी भाषा नो खट्टार बदा। तो सादरी भाषा इनका बहुत अच्छा लगी, तो सादरी भाषा में बात कर सकता हूँ। तीसरा हिंदी तो जानता ही हूँ, ठीक ठाक तो जानता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ कि मेरी हिंदी बहुत उच्च क्वालिटी की है। उसके बाद में अंग्रेजी भी मैं माने कि फ्लुएंटली बात कर सकता हूँ, और गुजराती भाषा भी जानता हूँ मैं। हाँ, ऐसा गुजराती भाषा भी मैं बोल सकता हूँ और अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, ऐसा है। तो मराठी भी थोड़ा समझता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन थोड़ा तो समझता हूँ। इसके अलावा क्या है, दूसरी भाषा भी थोड़ा थोड़ा समझता हूँ, लेकिन उराव, सादरी, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती, यानी 5 भाषा तो मैं 6 भाषा तो जानता हूँ मैं। गुजराती का टिवड़ा मेनता। अच्छा, गुजराती में क्या बोलना चाहिए, तुम कैसे हो बोलने के लिए, केम छो भाई, केम छो? हाँ, तो मजा मच्छी है ना, मजा मच्छी है। शू करो छो, क्या करते हो, शू काम करो छो, तो बिजनेस करिए छिए, अपना तो गुजराती बिजनेस करिए छिए भाई, है ना, हम तो बिजनेस करते हैं, है ना। और बताइए थोड़ा यहाँ पे कि जो यहाँ का जो एरिया है, जो जंगल झाड़ बहुत हरा भरा लग रहा है, मस्त लग रहा है, तो इसको मतलब आप ही के द्वारा देखा जा रहा है। ऐसा है कि जो है ना जाने अनजाने में पहले मैं ये सब को बहुत ज्यादा नहीं समझता था, लेकिन ऐसा है ना जैसे जैसे हमारे आध्यात्मिक विकास होती है वैसे समझ बढ़ती है। यहाँ तो आया मैं मजबूरी से रहने के लिए, लेकिन जब यहाँ आने लगा तो मेरे को प्रकृति से खास प्रेम हो गया और मैं अच्छी तरह से समझने भी लग गया। तो ऐसा है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये प्रकृति जो है ना परमात्मा का क्या है, दूसरा रूप है। माने एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं ना, तो एक पहलू है परमात्मा और दूसरा है प्रकृति। तो प्रकृति में जो है ना, ये आप मिट्टी बोलो चाहे तो धरती बोलो, उसके बाद पेड़ पौधा बोलो, उसके बाद हवा पानी बोलो और पानी भी बोलो, ये सब जो है ना प्रकृति जो है ना, ये प्रकृति के ही हम अंग है। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, आध्यात्मिक भाषा में जो 5 तत्व की बात करते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं कैसे बोलते हैं उसको, अर्थ एलिमेंट को क्या कहते हैं भाई, जो भी हो, माने कि पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो पृथ्वी तत्व से हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, इससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। और इस तत्व में ही क्या में, इन 5 तत्वों में ही इंटेलिजेंस है, ऊर्जा तो है ही, इंटेलिजेंस भी है, वो ऑटोमेटिकली करता है, और कॉन्शियसनेस भी है, चेतना भी है। लेकिन मिट्टी में इंटेलिजेंस तो है लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत कम है, सुन रहे हो। इसी प्रकार इससे ज्यादा क्या है, पेड़ में क्या है, इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंस तो फुल है लेकिन कॉन्शियसनेस बहुत कम है। देखो समझ रहे हो ना, देखो पेड़ अपने आप जो है ना, पेड़ का जड़ अपने आप क्या है, खाद को ढूंढ लेता है, पानी को ढूंढ लेता है और बढ़ता है अपने आप। तो उसके पास बुद्धि है लेकिन उसके पास चेतना नहीं है, कम है लेकिन कम है।
इसी प्रकार हवा के पास भी क्या है, इंटेलिजेंस भी है और क्या है, कॉन्शियसनेस भी है। इसके बाद जो सूरज की रोशनी अग्नि तत्व है ना, उसमें भी इंटेलिजेंस है और क्या है, कॉन्शियसनेस भी है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस क्या है, आकाश तत्व में है, जो क्या है, एक प्रकार का क्या कहना चाहिए, वेव ही है, लहर ही है, ऊर्जा का लहर है। इससे हम बने हुए हैं और इसके स्वयं की इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस से ही हमारा जीवन होता है। उसी को आप परमात्मा बोल सकते हैं, भगवान बोल सकते हो, है ना। और उसको समझाने के लिए तरह तरह का नाम बोलते हैं। जैसे 5 तत्व को हिंदू लोग ना 5 देवी के नाम से बताते हैं, और हमारे आदिवासी लोग जो है ना, जल जंगल जमीन वाली की बात करते हैं, जाने अनजाने में लोग समझते हैं, लेकिन अभी क्या भटक गए हैं। सुन रहे हो, जैसे हमारे संसार भाई लोग हैं ना, संसरिया लोग, वो जो है ना प्रकृति को ही भगवान कहते हैं ना, लेकिन उन लोग भी इसको ठीक से नहीं समझ रहे हैं। जैसे हमारे बंधन तिग्गा का नाम आपने सुना होगा, है ना, बंधन तिग्गा, तो वो बहुत अच्छा समझा नहीं पा रहे हैं। तो ये 5 तत्व ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है, उसी से हम बने हैं, उसी में चेतना है और उसी में क्या है, बुद्धि है, और उसी से ऑटोमेटिक चल रहा है। समझ में आ रहा है? चाहे आप भगवान को मानो चाहे नहीं मानो, इनको आप सही समय में, सही मात्रा में, सही तरीके से आप ग्रहण करेंगे तो आपका जीवन एकदम सफल हो जाएगा। किसी भगवान की जरूरत नहीं है। समझ में आया? ऐसा है। मैं हमारे बाबा जी से पूछे, जो कि बहुत अच्छे से उदाहरण दे करके भी और हमको समझाए, जो कि हमको लाइफ में जीना है, उस चीज़ को बताए। बहुत ही अच्छा लगा, दिल से थैंक यू। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा।